हेलो फ्रेंड्स, लेट्स एंजॉय स्टडी विद पवन चरण। बहुत स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 11 का पॉलिटिकल साइंस का एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 कार्यपालिका। देखिए, क्लास 11 और 12 दोनों में दो बुक है पॉलिटी का, ठीक है। और ये पार्ट 1 बुक है एनसीईआरटी का क्लास 11 का पॉलिटी का, ठीक है। ये स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए, मैं इस वीडियो में केवल हाईलाइट पॉइंट को ही पढ़ूंगा जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, चाहे आपको स्टेट का एग्जाम हो या फिर आपका बीपीएससी टीआरई का एग्जाम हो, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो ये इस पेज में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं आ रहा। हाँ, मैंने एक भी पेज छोड़ा नहीं है। हर एक पेज का एक लाइन पढ़ के तब मैंने मार्क किया है। आइए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। कार्यपालिका का अर्थ व्यक्तियों के उस समूह से है जो कायदे कानून को संगठन से रोजाना लागू करते हैं। यानी मंत्री वगैरह जो केंद्रीय लेवल के जो मंत्री होते हैं वो सारा कार्यपालिका में आते हैं, ठीक है। कार्यपालिका का अर्थ व्यक्तियों के उस समूह से है जो कायदे कानून को संगठन में रोजाना लागू करते हैं। कार्यपालिका के प्रमुख कार्य क्या है? कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो विधायिका यानी संसद द्वारा स्वीकृत नीतियों और कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। कार्यपालिका केवल राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मंत्री ही नहीं होते, बल्कि इसके अंदर पूरा प्रशासनिक ढांचा, सिविल सेवा के सदस्य भी आते हैं, ठीक है। ये बात इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट्स, कि कार्यपालिका में केवल राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या कोई भी मंत्री ही नहीं आते, बल्कि इसके अंदर पूरा का पूरा प्रशासनिक ढांचा जो है, सिविल सेवा के सदस्य, आईपीएस आईएएस सब वे सारे आते हैं। सरकार के प्रधान और उनके मंत्रियों को राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं और वे सरकार की सभी नीतियों के लिए उत्तरदायी होते हैं। लेकिन जो लोग रोज रोज के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होते हैं उन्हें अस्थायी कार्यपालिका कहते हैं। जैसे आईएएस आईपीएस क्या हो गया, वो अस्थायी कार्यपालिका हो गया। अगर स्टेट गवर्नमेंट ये अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बदल रही है तो वो आईएएस आईपीएस नहीं बदलते ना, वो अपना मतलब जब तक जो है उनका ट्रांसफ़र या फिर वो नहीं होता, मतलब उनकी सेवा समाप्त नहीं होती तब वो अपने पद पर बने रहते हैं, ठीक है। और इन लोगों का क्या है, ये राजनीतिक कार्यपालिका का उनका समय फिक्स होता है, वो 5 वर्ष के लिए ही होते हैं। ये दोनों में मेन अंतर है। अब वो लोगों द्वारा चुने जाते हैं, ये जो है अस्थायी कार्यपालिका ये अपने मेरिट से एग्जाम दे के पास करके तब आते हैं, ठीक है। फिर आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। भारत और फ्रांस दोनों ही देशों में प्रधानमंत्री है। भारत और फ्रांस जो है दोनों ही देशों में प्रधानमंत्री है, ठीक है। सार्क सम्मेलन या G7, सार्क सम्मेलन या G7 दोनों एक ही बात है। G7 बोलिए या सार्क सम्मेलन बोलिए, किसी भी देश के हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं इसमें। वही लिखा हुआ है, किसी भी देश के हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो होते हैं वही इसमें पार्टिसिपेट करते हैं इस सम्मेलन में। अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है। अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था, देखिए ये आपको याद करना पड़ेगा ये सब, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट पूछ देते हैं कि अमेरिका में किस तरह की शासन व्यवस्था है, इटली में, फ्रांस में इस तरह में किस तरह की शासन व्यवस्था है, इसलिए आपको याद करना पड़ेगी। तो अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है और कार्यकारी शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास है। कनाडा में संसदीय लोकतंत्र और संवैधानिक राजतंत्र है, जिसमें महारानी एलिजाबेथ द्वितीय राज्य की प्रधान और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान है। कनाडा में क्या है कि संसदीय लोकतंत्र तो है लेकिन संवैधानिक राजतंत्र है, ठीक है। संसदीय लोकतंत्र संवैधानिक राजतंत्र है जिसमें महारानी एलिजाबेथ द्वितीय राज्य की प्रधान है। जैसे हमारे भारत के प्रधान कौन है, अभी हेड कौन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, लेकिन वहाँ कनाडा की हेड कौन होगी, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय। बाकी सब उनके नीचे आएंगे, ठीक है। राज्य के प्रधान और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान है, और प्रधानमंत्री जो है वो सरकार का प्रधान है। फ्रांस में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अर्ध अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के हिस्से है, अर्ध अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है, ठीक है। वहाँ पर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, पर उन्हें पद से हटा नहीं सकता क्योंकि वे संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जापान में संसदीय व्यवस्था है जिसमें राजा देश का और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है। इटली में भी एक संसदीय व्यवस्था है जिसमें राष्ट्रपति देश का और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है। ये हमारे देश की तरह है। रूस में एक अर्ध अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है जिसमें राष्ट्रपति देश का प्रधान और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होते हैं। जर्मनी में एक संसदीय व्यवस्था है जिसमें राष्ट्रपति देश का नाम मात्र का प्रधान होता है और चांसलर सरकार का प्रधान होता है। ये आप लोगों को याद करना पड़ेगा, ठीक है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति, राज्य और सरकार दोनों का ही पर देखिए अंतर क्या है तीनों में। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है, फिर संसदीय व्यवस्था है, फिर जाके अर्ध अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है। तीन व्यवस्था में अंतर क्या है? तो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है कि राष्ट्रपति, राज्य और सरकार दोनों का ही प्रधान होता है। जैसे अमेरिका, इस व्यवस्था में सिद्धांत और व्यवहार दोनों में राष्ट्रपति का पद बहुत शक्तिशाली होता है। ऐसी व्यवस्था अमेरिका, ब्राज़ील और लैटिन अमेरिका के अनेक देशों में पाई जाती है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था जो है अमेरिका, ब्राज़ील और लैटिन अमेरिका के अनेक देशों में पाई जाती है। फिर है संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है। जैसे देखिए यहाँ अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में यूएसए, ब्राज़ील, लैटिन अमेरिका, यहाँ राष्ट्रपति ही स्टेट की गवर्नमेंट, स्टेट
और गवर्नमेंट दोनों का हेड होता है, ठीक है। फिर संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है। अधिकतर नेक्स्ट पेज पर अधिकतर संसदीय व्यवस्था में एक राष्ट्रपति या राजा होता है जो देश का औपचारिक या नाम मात्र का प्रधान होता है। अधिकतर संसदीय व्यवस्था में क्या होता है कि एक राष्ट्रपति या राजा होता है। जैसे हमारे देश में भी क्या संसदीय व्यवस्था है, जहाँ का राष्ट्रपति क्या हेड है, हेड ऑफ द स्टेट। स्टेट मतलब यहाँ आप सेंट्रल यानी इंडिया लीजिएगा, कि कोई स्टेट प्रॉपर, ठीक है। यह राजा होता है जो देश का औपचारिक या नाम मात्र का प्रधान होता है। इस व्यवस्था में राष्ट्रपति या राजा की भूमिका मुख्यतः अलंकारिक होती है और प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल के पास वास्तविक शक्ति होती है। जर्मनी, इटली, जापान, इंग्लैंड और पुर्तगाल आदि देशों में यह व्यवस्था है, यानी संसदीय व्यवस्था। अर्ध अध्यक्ष व्यवस्था में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों होते हैं, लेकिन संसदीय व्यवस्था के विपरीत उसमें राष्ट्रपति की ओर दैनिक कार्यों के संबंध में महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त हो सकती है। इस व्यवस्था में कभी कभी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों ही एक दल के हो सकते हैं, लेकिन जब कभी वे एक दो अलग दलों के होते हैं तो उनमें आपस में विरोध हो सकता है। फ्रांस, रूस और श्रीलंका में ऐसे ही व्यवस्था है, ठीक है। अर्ध अध्यक्ष क्या है कि कोई मतलब प्रॉपर हेड नहीं है, वहाँ प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों को समान अधिकार है और दोनों कोई भी नियम कानून बना सकता है, ठीक है, अर्ध अध्यक्ष व्यवस्था में। फिर देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ था, ठीक है। तो ये सब मैंने बता दिया कि अर्ध अध्यक्ष व्यवस्था जैसे आपको फ्रांस में देखने को मिलेगा, रसिया में, फिर श्रीलंका में। यहाँ राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों होते हैं और दोनों की सिग्निफिकेंस डे टू डे पावर में होती है, ठीक है। दोनों की सिग्निफिकेंस जो है डे टू डे पावर में होती है, यानी दोनों नियम कानून बना सकते हैं। दोनों अगर प्रेसिडेंट एंड पीएम सेम पार्टी से है तो ठीक है, नहीं तो दोनों के बीच काम को लेकर बंटवारा भी हो जाता है, फिर साथ साथ काम करते हैं, ठीक है। फिर वे वो मतलब क्या होते हैं कि अगर सेम पार्टी का तो ठीक है काम होता है, अगर सेम पार्टी के नहीं रहते हैं राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तो दोनों क्या करते हैं, अपने अपने कामों को बांट लेते हैं आपस में। मुद्दे को कि इस मुद्दे पर मैं काम कर रहा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट पेज चलते हैं। यहाँ ये अध्यक्षात्मक कार्यपालिका मुख्य कार्यकारी के रूप में राष्ट्रपति पर बहुत बल लेती है और उसे सभी शक्तियों का स्रोत मानती है। अध्यक्षात्मक कार्यपालिका व्यक्ति पूजा का खतरा बना रहता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। आइए यहाँ राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, यानी हम लोग नहीं चुनते हैं, हम लोग जो जनप्रतिनिधि एमपी है, एमएलए है, वो चुनते हैं राष्ट्रपति को, ठीक है। इसीलिए बोला गया कि राष्ट्रपति निर्वाचन जो अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। यह निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत के सिद्धांत के अनुसार होता है, ठीक है। और ये विधि क्या है, मैंने इससे पहले वाले वीडियो चैप्टर 3 का जो वीडियो है मैं अपने चैनल पर डाला हूँ, उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। चैप्टर नंबर 1 2 3 तीनों का 11th का पॉलिटी का आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। बाकी इससे पहले चैप्टर जो था 3 में मैं इस विधि का विस्तार से चर्चा किया हूँ, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 74 क्या बोलता है, 74 का एक, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में किसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह मानने को बाध्य है। बाद में एक और संशोधन के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद को अपनी सलाह पर एक बार पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है, लेकिन उसे मंत्री परिषद के द्वारा पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह को मानना ही पड़ेगा राष्ट्रपति को, ठीक है। फिर नेक्स्ट पेज पर आइए। राष्ट्रपति सरकार का औपचारिक प्रधान होता है, उसे औपचारिक रूप से बहुत सी कार्यकारी, विधायी, कानूनी और आपात शक्तियाँ प्राप्त है। संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति वास्तव में इन शक्तियों का प्रयोग मंत्री परिषद की सलाह पर ही करता है। प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद को लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है और वे ही वास्तविक कार्यकारी है, ठीक है। फिर नीचे आइए, संविधान, यह उसे एक महान संवैधानिक प्रधान बनाना चाहता था, ठीक है। ये कुछ स्टेटमेंट था नेहरू जी का। राष्ट्रपति को कोई विशेष शक्ति नहीं दी, हमने राष्ट्रपति को कोई वास्तविक शक्ति नहीं दी, लेकिन उसके पद को सर्वभूतापूर्ण और गरिमामय बनाया है। संविधान उसे न तो वास्तविक कार्यकारी बनाना चाहता है और न ही एकदम से मानव मात्र प्रधान। संविधान उसे एक ऐसा प्रधान बनाना चाहता है जो न शासक होता है और न शासन करता है। यह उसे एक महान संवैधानिक प्रधान बनाना चाहता है, ठीक है। ये आपको नेहरू जी का कथन है। फिर नेक्स्ट पेज चलते हैं। हाँ देखिए यहाँ राष्ट्रपति के पास वीटो की शक्ति, निषेधाधिकार होती है, जिससे वह संसद द्वारा पारित विधेयकों, धन विधेयकों को छोड़कर धन विधेयक के अलावा कोई भी विधेयक हो उस पर स्वीकृति देने में विलंब कर सकता है या स्वीकृति देने से मना भी कर सकता है। ये पावर है राष्ट्रपति को। फिर यहाँ नीचे आइए, 1986 में क्या हुआ था कि संसद ने भारतीय पोस्ट ऑफिस संशोधन विधेयक, देखिए ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है टियर 1 2 में।
1986 में संसद ने भारतीय पोस्ट ऑफिस संशोधन विधेयक पारित किया। अनेक लोगों ने इसकी आलोचना की क्योंकि इस विधेयक प्रेस की स्वतंत्रता को बाधित करता था। तत्कालीन राष्ट्रपति यानी जेल सिंह ने उस पर कोई भी निर्णय नहीं लिया। इसका कार्यकाल समाप्त होने के बाद अगले जो राष्ट्रपति वेंकटरमन ने उसे पुनर्विचार के लिए संसद को लौटा दिया। 1989 में एक नई सरकार चुनकर आई थी। यह दूसरे दलों को गठबंधन सरकार थी, एक दूसरे दलों को गठबंधन सरकार थी और 86 में दिया था, लेकिन वो उस समय ज्ञानी जैल सिंह जो थे वो राष्ट्रपति थे, उन्होंने कोई निर्णय नहीं दिया। फिर उनका कार्यकाल जो समाप्त होने के बाद जो अगले राष्ट्रपति वेंकटरमन थे, ठीक है। फिर 1999 में नई गवर्नमेंट आई। अब वो गठबंधन की सरकार थी और उसने इस विधेयक को दोबारा संसद में पेश ही नहीं किया, ठीक है। फिर यहाँ ये नेक्स्ट पेज पर 1989 के बाद से प्रमुख राजनीतिक परिवर्तनों के कारण राष्ट्रपति के पद का महत्व बहुत बढ़ गया है। 1989 के बाद से क्या हुआ है कि प्रमुख राजनीतिक परिवर्तनों के कारण राष्ट्रपति का पद का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। कुछ ऐसी क्रियाएं होंगी, कुछ ऐसे कार्य होंगे, ठीक है, कोई ऐसा फैसला लिया गया होगा राष्ट्रपति तो राजनीति का महत्व काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। मार्च 1998 के चुनाव में किसी भी दल या दलीय गठबंधन को बहुमत नहीं मिला था। भाजपा और उसके सहयोगी दलों को कुल 251 सीटें मिली, जो बहुमत से 21 कम थी। राष्ट्रपति नारायणन ने एक लंबी प्रक्रिया अपनाई। उन्होंने गठबंधन के नेता अटल बिहारी वाजपेयी से अपने दावे के समर्थन में संबंधित राजनीतिक दलों के दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा। इससे भी आगे जाकर राष्ट्रपति ने वाजपेयी को पद ग्रहण करने के मात्र 10 दिनों के भीतर ही विश्वास मत प्राप्त करने को कहा, ठीक है। सॉरी, हाँ यहाँ थे। यहाँ अगर किसी भी गठबंधन सरकार को बहुमत हासिल नहीं होता तो प्रेसिडेंट जिसे मन चाहे उसे सरकार बनाने के लिए कह सकती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ देखिए थोड़ा लिंक था पीछे वाले पेज से। तो बोल रहा है कि 1989 के बाद से प्रमुख राजनीतिक परिवर्तनों के कारण राष्ट्रपति के पद का महत्व बहुत बढ़ गया है। 1989 से 98 तक हुए 4 संसदीय चुनावों में किसी भी एक दल या दलीय गठबंधन को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिल सका था। राष्ट्रपति मुख्यतः एक औपचारिक शक्ति वाला पद है और वह राष्ट्र का अलंकारिक प्रधान है। बात का उपराष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। उसको भी वो उसी तरह चुनते हैं जैसे राष्ट्रपति को, केवल इतना अंतर होता है कि उसके निर्वाचक मंडल में राज्य विधानसभा के सदस्य नहीं होते, केवल लोकसभा राज्यसभा के सदस्य होते हैं। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा को अपने बहुमत से इस हादसे का प्रस्ताव पास करना पड़ता है और उस प्रस्ताव पर लोकसभा की सहमति लेनी पड़ती है, ठीक है। और हाँ, अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाना है तो 14 दिन पूर्व उससे सूचना दी जाती है। राष्ट्रपति का पद खाली होने पर 6 मंथ के अंदर इलेक्शन होना चाहिए। फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद वीडी जत्ती तब तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करते रहे जब तक कि वे नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो पाया, ठीक है। फिर आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये नीचे आइए, यहाँ पर है। प्रधानमंत्री तय करता है कि उसकी मंत्रिपरिषद में कौन लोग मंत्री होंगे। प्रधानमंत्री विभिन्न मंत्रियों में पद, स्तर और मंत्रालयों का आवंटन करता है, ठीक है। कि वे शिक्षा मंत्री बनेंगे, कि वे परिवहन मंत्री बनेंगे, वो उद्योग मंत्री बनेंगे, रेल मंत्री कौन बनेगा, ये सब प्रधानमंत्री ही तय करता है। प्रधानमंत्री और सभी मंत्रियों के लिए संसद का सदस्य होना अनिवार्य है, ठीक है। और कोई भी संसद का सदस्य नहीं है और वो किसी तरह का कोई केंद्रीय मंत्री बन रहा है तो 6 महीना के अंदर जो है किसी लोकसभा या राज्यसभा से मेंबरशिप लेनी होती है। फिर है संविधान के 91वां संविधान संशोधन 2003 के पहले मंत्रिपरिषद का आकार समय की मांग और परिस्थितियों के अनुरूप तय किया जाता था, ठीक है। और अतः संविधान का संशोधन करके यह व्यवस्था की गई कि मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या लोकसभा या राज्य में विधानसभा राज्यों में विधानसभाओं को कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक ना होगी, ठीक है। मंत्रियों की संख्या जो है केंद्रीय लेवल पर या फिर स्टेट लेवल पर जो है जितना भी हो उसका 15% से अधिक नहीं होगी, ठीक है। कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। जितना लोकसभा या विधानसभा सीट है उसका 15% ही मंत्री पद धारण करेंगे। मंत्री पद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार मंत्रिपरिषद संसद की एक कार्यकारी समिति है और वह संसद के प्रतिनिधि के रूप में सामूहिक रूप से शासन करती है। फिर है कि यदि किसी एक मंत्री के विरुद्ध भी अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को ही त्यागपत्र देना होता है। कैबिनेट मंत्री के रेजिग्नेशन से पूरी मंत्रिपरिषद पर कोई असर नहीं पड़ता है, ठीक है। कैबिनेट मिनिस्टर
प्रधानमंत्री एक तरफ मंत्री परिषद तथा दूसरी ओर राष्ट्रपति और संसद के बीच एक सेतु का काम करता है। इस भूमिका के कारण पंडित नेहरू ने प्रधानमंत्री को सरकार का केंद्रीय धुरी की संज्ञा दी है। तो ये भी स्टेटमेंट पूछा जा सकता है एग्जाम में कि किसने प्रधानमंत्री को जो है वो राष्ट्रपति और संसद के बीच सेतु कहा है, तो नेहरू जी ने कहा है। प्रधानमंत्री को की शक्तियों के अनेक स्रोत है, जैसे मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण रखती है, लोकसभा का नेतृत्व करती है, अधिकारी समाज पर आधिपत्य, मीडिया तक पहुंच, चुनाव के दौरान उसके व्यक्तित्व का उभार होता है तथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और विदेशी यात्राओं के दौरान राष्ट्रीय नेता की छवि होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पेज पे आइए। देखिए इस पेज में कुछ नहीं है इंपॉर्टेंट पॉइंट, फिर आइए नेक्स्ट पेज चलते हैं। यहाँ आइए, शासन के कार्यकारी अंग में प्रधानमंत्री, मंत्रीगण और नौकरशाही या प्रशासनिक प्रतिनिधि का एक विशाल संगठन सम्मिलित होता है। इस ढांचे और सैन्य सेवाओं में अंतर करने के लिए इसे नागरिक सेवा कहते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ आइए, प्रशासनिक मशीनरी की जिम्मेदारी है कि वह नई सरकार को अपनी नीति बनाने और उसे लागू करने में मदद करे। आज भारतीय नौकरशाही का स्वरूप बहुत जटिल हो गया है। इसमें अखिल भारतीय सेवाएं, प्रांतीय सेवाएं, स्थानीय सरकार के कर्मचारी और लोक उपक्रमों के तकनीकों और प्रबंधकीय अधिकारी सम्मिलित हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आइए, लोक सेवा आयोग के सदस्यों को एक निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है। उनको सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के जांच के आधार पर ही निलंबित या अवदस्त किया जा सकता है। ठीक है, फिर आइए नेक्स्ट पेज चलते हैं। आइए यहाँ सिविल सेवाओं का वर्गीकरण। पहला अखिल भारतीय सेवाएं होती है, दूसरा केंद्रीय सेवाएं, फिर तीसरा है प्रांतीय सेवाएं। प्रांतीय सेवाएं में बिक्री कर अधिकारी होते हैं। फिर केंद्रीय सेवाओं में भारतीय विदेश सेवा, भारतीय राजस्व सेवा और भारतीय प्रशासन सेवा और भारतीय पुलिस सेवा जो है अखिल भारतीय सेवाओं में होते हैं। एक जिले का जिलाधिकारी कलेक्टर उस जिले में सरकार का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होता है। एक आईपीएस या आईएएस अधिकारी किसी एक राज्य के संबद्ध कर दिया जाता है जहां वह राज्य सरकार की देखरेख में काम करता है, लेकिन आईएएस आईपीएस अधिकारी जो है केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं और वे केंद्र सरकार की सेवा में वापस जा सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक एंड कमेंट्स जरूर करें। बाकी मैं इससे पहले क्लास 11 का ही पोइट्री का चैप्टर नंबर 1, 2, 3 करवा चुका हूँ। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ जाकर देख सकते हैं। बाकी मैं क्लास 9 का, 10 का हिस्ट्री का, SCERT बोर्ड हो चाहे NCERT बोर्ड हो, उसका भी प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ जाकर देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर प्लीज़।